हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। वैसे तो संज्ञा बहुत ही सरल है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार। लेकिन आज एक नए तरीके से संज्ञा पढ़ेंगे ताकि संज्ञा को पहचानने में जो हमसे हमेशा गलती होती है वो गलतियाँ ना हो। संज्ञा के प्रकारों को पहचानने में जो कन्फ्यूज़न होता है वो ना हो। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संज्ञा शब्द आया कहाँ से। संज्ञा से जस्ट पहले हम पढ़ते हैं शब्द विचार के बारे में। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें काल, कारक, लिंग, वचन व पुरुष आदि के कारण कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। शब्द के प्रयोग के आधार पर जो भेद होते हैं विकारी, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती हैं। सबसे पहला संज्ञा है, तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये होता है और यहीं पे सारे नंबर कट जाते हैं जब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी ये संज्ञा है और कहाँ पर आ गई है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। रोहित खेल रहा है, कल हम दिल्ली जाएंगे। मेज पर घड़ी रखी है, आम में खटास है, आज बहुत सर्दी है। इन सारे शब्दों में मैंने रेड कलर से कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है, जैसे कि रोहित, दिल्ली, मेज, घड़ी, आम, खटास, सर्दी। इनमें से रोहित व्यक्ति का नाम है, मेज और घड़ी वस्तु का नाम है, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, सर्दी दशा का नाम है और खटास गुण का नाम है। अतः ये सारे शब्द क्या हैं? ये सब के सब रेड कलर से लिखे हुए शब्द संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ये इसकी पहचान हो गई। अब हम देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। पता भी चलता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी क्या क्या चीज़ें हैं। हम एक बार और वो कर लेते हैं कि क्या है। अब संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, इस पे भी बहुत सारे विवाद रहे। हमारे हिंदी के विद्वानों ने कई बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, लेकिन संज्ञा अब हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। पहले संज्ञा 3 प्रकार की होती थी, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव की वजह से 2 प्रकार की संज्ञाएं और जोड़ दी गई और वो दोनों हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जबकि मेन 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही 2 और भागों में बांटा गया, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसे चौथा कहते हैं हम द्रव्यवाचक। 5वां आता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर है। मैं आपको इसलिए ये केवल 5 पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास में यहाँ 10th क्लास तक यही आता है कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद क्या है। अगर आप ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर भी भेद होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। उसको आजकल नहीं कहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि फाइनली यही 5 पढ़ रहे हैं। बस एक ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा गणनीय संज्ञा, तीसरा अगणनीय संज्ञा। अब गणनीय संज्ञाएं और अगणनीय क्या हैं? यानी जिसे गिना जा सकता है वो गणनीय है, जिसे नहीं गिना जा सकता वो अगणनीय। व्यक्तिवाचक आपको पता ही है, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये 5 संज्ञाएं पढ़नी है आज। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रामायण और गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। महात्मा गांधी देश के प्रिय नेता थे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गंगा नदी इलाहाबाद में है। इन सभी शब्दों में रंगीन जो शब्द दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, रामायण, गीता, गंगा नदी, इलाहाबाद, ये सब एक विशेष स्थान या एक विशेष व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहचानना चीज़ों को बहुत आसान है। उसको हम इस सीक्वेंस में पहचान सकते हैं। पहला व्यक्ति का नाम, दूसरा वस्तु का नाम, तीसरा स्थान का नाम। अब व्यक्ति के नाम में राजन, सीता, मोहन, अमित, अकबर, रोहित, रवि, सीता, गीता, परवीन, नसीम, लता और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स के नाम हैं, आपके जितने भी दोस्तों के नाम हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो व्यक्ति के नाम है उसके अंतर्गत आ गए। वस्तु के नाम, पंखा, बस्ता, कुर्सी, मेज, पेन, टेबल, आपके नमक, हल्दी, किचन में जो भी सारे सामान, सारी वस्तुएं वस्तु के नाम के अंतर्गत जितनी भी आती वो आ गई, वो भी आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, रीवा, इलाहाबाद, नागपुर, भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर या जो भी आप जानते हैं, सारी सिटीज़ के नाम जो है वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो क्लियर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार की जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, फल, पशु, पक्षी, नदी, गाय आदि। अब बालक, किसी एक बालक की बात तो हो नहीं रही है। फल में किसी एक फल की बात हो नहीं रही है। आप शॉप में चले जाइए, आपको 50 फल दिखा देगा वो। पशु, सारे पशुओं की बात हो रही है। पक्षी, जितने भी पक्षी उड़ते हैं, पक्षी की कैटेगरी में रखते हैं हम वो सारे। नदी, सारी नदियों की बात हो रही। गाय भी, जितनी गाय होती हैं सबकी बात हो रही। तो ये एक जाति को दिखा रही, इसलिए होंगे ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसमें थोड़ा सा फल वाला कंफ्यूजन करता है। जैसे फल तो ठीक है पूरा अच्छी तरह से कि ये जातिवाचक में ही आएगा, लेकिन फल में अगर आम को रख लिया जाए तो आम किस में आएगा? आम भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। कैसे? अब ऐसे कि मान लो मैंने कहा कि मुझे तोतापरी आम बहुत पसंद है, तो तोतापरी क्या हो गया? या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे दशहरी आम बहुत पसंद है, या दशहरी आम यूपी की पहचान है, यूपी में बहुत प्रसिद्ध है। तो दशहरी क्या हो गया? दशहरी आम की भी वैरायटीज हो गई। आपको पता चल रहा है इसमें कि आम की भी जातियां हो गई अलग अलग। तो आम जो है, आम को भी हम, फल तो आएगा ही, इसमें से आम को भी हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, लेकिन तोतापरी आम या फिर दशहरी आम, जितने भी प्रकार के आम होते हैं, इन सबको हम फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसके बाद आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, दशा, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, नम्रता, सज्जनता, कड़वाहट, अच्छाई, बुराई इत्यादि। यानी कि जो भी भाव एक्सप्रेस होते हैं हमारे चेहरे से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बिल्कुल सरल है, चाहे वो खुशी हो, चाहे गुस्सा हो, सारे भाव हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको पहचानना तो आसान होता है।
नेक्स्ट आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं। ये शुरू से ही पहचानने के लिए हमें आसान तरीका बताया जाता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, लोहा, तेल, ऊन, लकड़ी, पीतल आदि। अब इसमें सबसे आसान तरीका क्या बताया मैंने? आसान तरीका ये है कि साइंस के अंदर जो भी हम द्रव्य, ठोस और गैस यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी की सारी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती हैं। और जितनी धातु अधातु पढ़ते हैं वो भी धातुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तो इजी हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आपको साइंस तो पढ़ते हैं, याद होगा, हिंदी बोरिंग भले लगती होगी। तो साइंस से जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं और गैस और धातु अधातु सारे के सारे हम आएंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर काउंट कर लेंगे उनको। नेक्स्ट आते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ पर नाम से ही बोध हो रहा है, पता चल रहा है समूह या समुदाय की बात हो रही है। समूहवाचक यानी कि जहाँ पर समूह की बात हो। परिभाषा देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दरबार, सभा, भीड़, सेना, दल, पंक्ति, झुंड, परिवार आदि। अब यहाँ पर दरबार अकेले तो आप जमा नहीं सकते, अकेले बैठेंगे तो उसे दरबार नहीं कहते। अकेले हम घर में सारा दिन बैठे रहते तो हम ये नहीं कहेंगे कि दरबार है। सभा भीड़ से ही होती, जब बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। सेना अकेले कभी नहीं बनती, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। दल भी कुछ लोगों से मिलकर बनता है। पंक्ति में भी कुछ लोग रहते हैं। झुंड में भी लोगों का होना आवश्यक है। परिवार भी व्यक्तियों का समूह है। तो ये सारे समूह वाले जितने भी हैं वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। परिवार शब्द कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये परिवार है, अभी तो समूहवाचक संज्ञा में है और कभी कभी ये कूद कर पहुंच जाता है समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समूहवाचक से कभी कभी ये पहुंच जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब कैसे पहुंच जाता है वो देखिए। यहाँ पर हमको वाक्य की प्रकृति को पहचानना पड़ेगा। अब वाक्य की प्रकृति मतलब वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे मेरा परिवार सुखी परिवार है, तो यहाँ पर हो गया एक समूहवाचक, सब परिवार को अंडरलाइन कर दिया गया, ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर आज की स्थिति में कहा जाए कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत के प्रत्येक परिवार को राशन देने का निश्चय किया है, तो यहाँ प्रत्येक परिवार को अंडरलाइन कर दिया गया और परिवार को अंडरलाइन करके पूछा कि परिवार में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर परिवार यानी भारत के सारे परिवारों की बात हो रही है। परिवार किसको दिखा रहा है? एक जाति को दिखा रहा है, एक झुंड को तो दिखा नहीं रहा, एक व्यक्तियों के समूह को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर परिवारों के समूह को दिखा रहा है। यानी कि परिवार से जाति की बात हो रही, तो यहाँ पर परिवार को हम लाएंगे किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। ये कंफ्यूजन होता है परिवार के साथ कई बार। आगे आते हैं हम। अब यही कंफ्यूजन दूर करते हैं कि एक पद का दूसरे संज्ञा पद में कैसे प्रयोग होता है। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा अक्सर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है कई जगहों पर। जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों, मैंने ये नहीं कहा कि आज जयचंद की कमी नहीं, आज जयचंद नहीं आया, ये तो नहीं कहा। अगर मैंने ये कहा होता तो उस समय जयचंद किसके अंतर्गत आता है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन मैंने कहा आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर जयचंद कौन है? आपको पता होगा कि जयचंद्र गद्दार का प्रतीक है। यानी कि जयचंद के बारे में जब भी बात होती है तो हम
जानते हैं कि गद्दारों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ किस जाति की बात हो रही है? गद्दारों की बात हो रही है। तो एक जाति को दिखा रहा है, इसलिए जयचंद व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गद्दारों की जातियों की बात हो रही है। दूसरा वाक्य यहीं पे है, वह हरिश्चंद्र से कम नहीं। हरिश्चंद्र किस जाति को दिखाता है? राजा हरिश्चंद्र कैसे थे? राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के प्रतीक थे। लोग कस्में खाते हैं राजा हरिश्चंद्र के नाम की। तो राजा हरिश्चंद्र सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ सच्चाई की जाति को दिखा रहे हैं, इसलिए अगर हरिश्चंद्र को अंडरलाइन करते हैं इस वाक्य में, तो हरिश्चंद्र क्या है? क्या है यहाँ पर? हरिश्चंद्र है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यही हरिश्चंद्र, अगर केवल हरिश्चंद्र के बारे में बात होती तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। वाक्य की प्रकृति को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वाक्य को नहीं पढ़ेंगे, पहचानेंगे नहीं, हम एक शब्द से नहीं बता पाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको हम एक शब्द से बता सकते हैं, जहाँ बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तीसरा सेंटेंस है, भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। सीता सावित्री, सीता और सावित्री यहाँ किसका प्रतीक है? पतिव्रता स्त्री का प्रतीक है। भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। वैसे तो सीता एक नाम है, वैसे तो सावित्री एक नाम है, तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के बारे में बता रहे हैं, ये विशेष जाति के बारे में बता रहे हैं। विशेष जाति क्या है? पतिव्रता। भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है, यानी भारत को पतिव्रता स्त्रियों का देश कहा जाता है। अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर सीता सावित्री को अंडरलाइन करेगा तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। विभीषण से सावधान रहें। विभीषण के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, भगवान की बहुत पूजा करते थे, श्री राम की उन्होंने मदद भी की थी। इसके बावजूद भी आपको पता होगा कि विभीषण को कभी पूजा नहीं जाता, बल्कि उनको विश्वासघाती कहा जाता है, क्योंकि विभीषण ने ही अपने भाई को मारने का भेद बताया था श्री राम को। इसलिए विभीषण को हम प्रतीक मानते हैं विश्वासघात का, और इसी वजह से विभीषण शब्द यहाँ पर क्या है? एक जाति को दिखा रहा है, और जाति कौन सी? विश्वासघातियों की जाति। तो यहाँ पर विभीषण में भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि ये नाम है, इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक में होना चाहिए था। क्लियर है? तो नेक्स्ट में हम आते हैं। अब नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अभी हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग कर लिया गया, लेकिन कभी कभी ये जातिवाचक संज्ञाएं भी टपक जाती हैं व्यक्तिवाचक में। कैसे? वो देखते हैं। जैसे कि पंडित, पंडित क्या है? एक जाति है। नेता एक जाति है। शास्त्री एक जाति को दिखा रहा है। गोस्वामी भी एक जाति है। बहुत सारे जो गुरु होते हैं और ये साधु संत होते हैं, उनको भी कहा जाता है। तो ये जाति को दिखा रहे हैं, लेकिन इन शब्दों में, इन वाक्यों में जब प्रयोग हुआ इन शब्दों का, तो इस वाक्य में मिलकर उन्होंने अपने बिल्कुल ही प्रकृति को बदल दिया और यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक में आ गए। कैसे? जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित जी ने देश की बागडोर संभाली। अब पंडित जी शब्द पढ़ते ही, ये पूरा सेंटेंस पढ़ते ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पंडित जी किसकी बात हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विशेष व्यक्ति थे, इसलिए ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर पंडित जी को अंडरलाइन करके दिया जाए तो आपको लिखना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप सबको पता है किस नेता ने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, हमें पता चल गया, तो अगर नेताजी को अंडरलाइन किया गया तो हम कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात हो रही है। शास्त्री जी को कोई नहीं भुला सकता। यहाँ पर शास्त्री जी मतलब सारे शास्त्रियों को कोई नहीं भुला सकता। जितने दुनिया में शास्त्री हैं, जितने भारत में, हम तो जानते भी नहीं होंगे कितने शास्त्री हैं।
तो आपको शास्त्री जी नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है? बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री जी की। जब हमें पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है, यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो शास्त्री जी को अंडरलाइन किया जाएगा। तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही गोस्वामी जी की रामायण का घर घर पाठ होता है। किसकी रामायण का? गोस्वामी तुलसीदास जी की। अब ये तुलसीदास जी तो लिखा नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया, तो गोस्वामी जी को अंडरलाइन किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमें पता है यहाँ विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। रामायण हर दूसरे व्यक्ति ने नहीं लिखा था। रामायण हर दूसरे व्यक्ति ने नहीं लिखा था, रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट, आखिरी हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब भी प्रयोग होता है तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता। सबसे आसान तरीका इनको पहचानने का, बस थोड़ा सा वाक्य को ध्यान दीजिए और इनको पहचानते समय एक विशेष बात है, छोटी सी बात है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब तक एक वचन में हो रहा है तब तक तो ये भाववाचक हैं, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर बुराई की बात होती तो बुराई भाववाचक होती, लेकिन बुराइयाँ, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बुराई जितनी भी है, जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, सबकी बात हो रही है, सबकी जाति को प्रकट कर रही है। हम सभी में बुराइयां हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूरियों से अपनापन कम नहीं होता। दूरियां, दूरी का बहुवचन है, इसलिए ये भी है जातिवाचक संज्ञा। ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए मेहनत करो। ऊंचाई का बहुवचन है ऊंचाइयां, तो ये क्या हुआ? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अच्छाइयाँ, अच्छाई का बहुवचन है अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ तो सब में होती हैं, लेकिन हम देखते कहाँ हैं, तो अच्छाइयाँ यहाँ पर हो गया जातिवाचक संज्ञा। इज दैट क्लियर? समझ में आपको आ गया होगा कि कहाँ पहचानने में गलती होती है और कैसे हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें, जैसे भाववाचक को जातिवाचक में पहचानना, बहुत आसान तरीका बताया है मैंने। केवल एक वचन और बहुवचन के परिवर्तन से ही पहचान सकते हैं हम। वाक्य की प्रकृति को देखना होगा, इससे पहचान सकते हैं। तो इससे आज आप अगर आज पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से, तो आने वाले समय में जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तब भी ये बहुत आसान होगा आपके लिए। अभी आने वाले टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।